मीरा, नई बहू, पढ़ी लिखी, सरल और धैर्यवान। सावित्री देवी, सख्त, अनुशासन प्रिय, जिन्हें लगता है कि मेहनत ही बहू की असली पहचान है। पायल और रीना, जेठानियां, चतुर और कामचोर, जो अपनी राजनीति से घर चलाती हैं। पहाड़ों से आती बर्फीली हवाओं ने शहर को ठिठुरा दिया था। पारा 4 डिग्री के पास था। घर के अंदर हीटर चल रहे थे, लेकिन घर की सबसे नई बहू मीरा के लिए नियम अलग थे। सावित्री देवी का मानना था कि चूल्हे के खाने में ही शुद्धता होती है, और वो चूल्हा घर की खुली छत पर बना था। मीरा सुबह 5 बजे उठी। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थी। पायल और रीना अपने कमरों में रजाई के अंदर दुबकी हुई थीं। अरे ओ मीरा, अभी तक ऊपर नहीं गई? सूरज निकलने वाला है, सबको गरम गरम रोटियां चाहिए। नीचे से सावित्री देवी की आवाज गूंजी। जी माँ जी, बस जा रही हूँ। छत पर पहुंचना किसी जंग से कम नहीं था। धुंध इतनी कि हाथ को हाथ न सुझाई दे। मीरा ने लकड़ी और उपले जलाए। धुएं से उसकी आंखों में पानी आ गया। तभी दबे पांव पायल और रीना ऊपर आईं। मीरा को लगा कि शायद वे मदद करेंगी, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। अरे मीरा, तू तो बहुत धीरे काम कर रही है। जैसे ही सीढ़ियों पर खड़ाओं की आवाज आई, पायल और रीना ने तुरंत मीरा के हाथ से कलछी और बेलन छीन लिया। अरे मीरा, तू हट, तू तो बस खड़ी देख रही है, हम ही कर लेते हैं सारा काम। उसी पल सावित्री देवी ने छत पर कदम रखा। उन्होंने देखा कि पायल पसीने में, धुएं के कारण सराबोर है और रीना मेहनत कर रही है, जबकि मीरा एक कोने में चुपचाप खड़ी है। ये क्या देख रही हूँ मैं? सावित्री देवी चिल्लाईं। मीरा, तू नई बहू है, इसका मतलब ये नहीं कि तू महारानी बनकर खड़ी रहेगी और मेरी ये दोनों बहुएं इस ठंड में हाथ जलाएंगी। मीरा हक्की बक्की रह गई। वो कुछ कहना चाहती थी, पर पायल ने फौरन बात काट दी। कोई बात नहीं माँ जी, बेचारी नई है, इसे ठंड लग रही थी तो हमने कहा तू आराम कर ले। सावित्री देवी का पारा चढ़ गया। आराम? इस घर में काम से ही नाम होता है। मीरा, आज का पूरा खाना तू अकेले बनाएगी और जब तक सब खा नहीं लेते तू नीचे नहीं आएगी। सावित्री देवी दोनों जेठानियों को लेकर नीचे चली गईं। अब मीरा अकेली थी। ऊपर से ओस गिर रही थी। ठंड इतनी कि पानी छूने पर सुई की तरह चुभता था। मीरा ने अकेले 15 लोगों का खाना बनाना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो उन्हें पहुंच भी नहीं सकती थी, क्योंकि हाथ आटे और कालिक से सने थे। उसे अपने मायके की याद आई, जहां माँ उसे बिस्तर में चाय देती थी, पर यहाँ उसे साजिशों का सामना करना पड़ रहा था। दोपहर का वक्त था। मीरा अभी भी छत पर थी। तभी घर का सबसे छोटा बेटा समीर, जो मीरा का पति था, ऑफिस से जल्दी आ गया था, चुपके से छत पर पहुंचा। उसने जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। उसकी पत्नी ठंड से कांप रही थी। उसके होठ नीले पड़ चुके थे और वो एक हाथ से आग जला रही थी तो दूसरे से रोटियां बना रही थी। तभी उसने छिपकर पायल और रीना की बातें सुनी, जो सीढ़ियों के पास खड़ी हंस रही थीं। देखा दीदी, कैसे माँ जी की नजरों में उसे गिरा दिया। अब सारा काम वही करेगी और हम आराम करेंगे। रीना ने ठहाका लगाते हुए जोड़ा। और क्या दीदी, कल जब ये थक कर सोएगी तो हम इसकी रजाई भी हटवा देंगे। कहेंगे कि बहू को आलस की बीमारी लग गई है। समीर का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वो जानता था कि अगर उसने अभी शोर मचाया तो माँ जी मीरा को ही दोषी मानेंगी। उसे सबूत चाहिए था। उसने अपने फोन से उनकी बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। समीर नीचे गया और अपनी माँ सावित्री देवी के पास बैठ गया। वो रसोई में चाय पी रही थी। माँ, आपको नहीं लगता कि ऊपर बहुत ज्यादा ठंड है? मीरा अकेली है वहां, समीर ने संयत स्वर में कहा। सावित्री देवी ने रुखाई से जवाब दिया। अकेली कहाँ है? पायल और रीना ने सुबह सारा काम किया उसका। वो तो बस आराम करना चाहती है। नई बहू है, थोड़े लाड़ प्यार कम होंगे तभी रास्ते पर आएगी। समीर ने धीरे से कहा। माँ, आप मेरे साथ एक बार छत पर चलिए, बस एक बार। अगर मैं गलत निकला तो आप जो कहेंगी मैं मानूंगा। सावित्री देवी चिढ़ते हुए उठी। जैसे ही वे दोनों छत के पास पहुंचे, उन्होंने पायल और रीना को अभी भी सीढ़ियों पर छिपकर हंसते हुए देखा। समीर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और अपनी रिकॉर्डिंग सुना दी। पायल और रीना की बातें सुनकर सावित्री देवी के पैर जम गए। उनके कानों में रीना की वो बात गूंजी। माँ जी को तो हमने पट्टी पढ़ा दी है। सावित्री देवी जब छत के दरवाजे पर पहुंची तो नजारा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। धुंध इतनी घनी थी कि मीरा लगभग अदृश्य थी। केवल चूल्हे की लाल आग दिख रही थी। मीरा ठंड से थर-थर कांप रही थी। उसके हाथ काले पड़ चुके थे। वो अपनी फुकनी से आग सुलझाने की कोशिश कर रही थी और धुएं के कारण उसे लगातार खांसी आ रही थी। उसने अपना दुपट्टा सिर पर कसकर बांध रखा था ताकि कान ढके रहें, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर सफेद ओस जमी हुई थी। अचानक मीरा का संतुलन बिगड़ा और वो ठिठुरन के कारण जमीन पर बैठने लगी। फिर भी उसने बेलन नहीं छोड़ा। वो बुदबुदा रही थी। बस 5 रोटियां और, माँ जी नाराज हो जाएंगी, सबको भूख लगी होगी।
सावित्री देवी से अब और नहीं देखा गया। वे दौड़कर आगे बढ़ीं और मीरा के हाथ से बेलन छीन लिया। माँ जी, आप? मीरा डर के मारे खड़ी हो गई। उसे लगा शायद उससे फिर कोई गलती हो गई। सॉरी माँ जी, बस 5 मिनट और, खाना नीचे पहुँचा रही हूँ। सावित्री देवी ने मीरा को गले लगा लिया। मीरा का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। चुप कर मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं इन दोनों सांपों की बातों में आ गई थी। तभी पायल और रीना भी पीछे पीछे आ गईं। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। सावित्री देवी ने पीछे मुड़कर देखा और गरजते हुए कहा, पायल, रीना, तुम दोनों को लगता था कि मैं बुढ़ापे में अंधी हो गई हूँ। तुम दोनों ने इस मासूम को इस ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया और मुझे झूठी कहानियां सुनाई। पायल हकलाते हुए बोली, नहीं माँ जी, वो तो हम तो बस मजाक। मजाक? समीर ने अपना फोन दिखाया। ये मजाक नहीं, गुनाह है। तुम दोनों ने मीरा की मेहनत का श्रेय लिया और उसे नीचा दिखाया। सावित्री देवी ने उस दिन कड़ा फैसला लिया। उन्होंने पायल और रीना के हाथ से रसोई की चाबियां ले लीं। उन्होंने आदेश दिया, आज से ये छत वाला चूल्हा बंद होगा, नीचे मॉडर्न किचन में खाना बनेगा और अगले 1 महीने तक पायल और रीना तुम दोनों घर का सारा झाड़ू पोछा और कपड़े धोने का काम करोगी। मीरा एक दिन का भी नहीं छुएगी, वो सिर्फ आराम करेगी और घर की व्यवस्था देखेगी। मीरा ने बीच में बोलने की कोशिश की। माँ जी, रहने दीजिए, ये मेरी बड़ी बहनें हैं। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं मीरा, बड़प्पन दिखाने का वक्त चला गया। अब इन्हें एहसास होना चाहिए कि मेहनत क्या होती है। समीर मीरा को नीचे ले गया और उसे गर्म सूप पिलाया। उस दिन की कड़कड़ाती ठंड में भी मीरा को पहली बार अपने ससुराल में ममता की गर्माहट महसूस हो रही थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई तो पायल और रीना की नींद अलार्म से नहीं बल्कि सावित्री देवी की ऊंची आवाज से खुली। अरियो महारानियों, सूरज सिर पर आ गया है। बाहर आंगन में कपड़ों का ढेर पड़ा है और याद रहे, गीजा का इस्तेमाल वर्जित है। पुरानी परंपराओं की बात करती थी ना तुम दोनों, तो आज ठंडे पानी से हाथ आजमाओ। पायल ने रजाई से बाहर पैर निकाला तो कमरे की ठंडक नहीं उसकी रूह कपा दी। उसने रीना की ओर देखा। रीना, ये सब इस मीरा की वजह से हुआ है। कल तक जो माँ जी हमारी मुट्ठी में थी, आज वो इस कल की आई लड़की के लिए हमें नौकरानी बना रही हैं। रीना ने चिड़चिड़ेपन से कहा, दीदी, अब बातें करने का वक्त नहीं है। माँ जी के हाथ में वो भारी वाली लाठी है, अगर बाहर नहीं गई तो आज खैर नहीं। पायल और रीना कड़कड़ाती ठंड में बाहर नल पर पहुंची तो नल का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही पायल ने पहला कपड़ा बाल्टी में डाला, उसके मुंह से चीख निकल गई। माँ जी, ये तो बहुत ठंडा है। सावित्री देवी पास ही एक कुर्सी पर कंबल ओढ़कर बैठी थीं और मीरा उन्हें गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिला रही थी। सावित्री देवी ने ठंडी निगाहों से देखा। क्यों, जब मीरा ऊपर छत पर ओस में हाथ जला रही थी तब तुम्हें पानी का तापमान याद नहीं आया? चुपचाप काम करो। मीरा का दिल पसीज रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ जी, दीदी के हाथ लाल हो रहे हैं, क्या मैं थोड़ा गर्म पानी दे दूं? सावित्री देवी ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। नहीं मीरा, ये इनके शरीर की ठंड नहीं, इनके मन की गंदगी साफ हो रही है। तो चुपचाप अपनी चाय पी। दोपहर तक पायल और रीना की कमर टूट चुकी थी। उनके सजे धजे हाथ अब खुरदुरे और लाल थे। पायल के दिमाग में अभी भी खुराफात चल रही थी। उसने रीना से धीरे से कहा, सुन, रात को जब सब सो जाएंगे तो हम रसोई का सामान इधर उधर कर देंगे और कह देंगे कि मीरा ने किया है। माँ जी को लगेगा कि शक्ति मिलते ही मीरा पागल हो गई है। लेकिन वो ये भूल गई थी कि समीर अब सतर्क था। वो घर के कोने कोने पर नजर रख रहा था। शाम को जब पायल रसोई में नमक की जगह चीनी और मिर्च की जगह रेत मिलाने पहुंची तो पीछे से लाइट जल गई। समीर वहां खड़ा था, हाथ में कैमरा लिए। अभी भी नहीं सुधरी आप लोग? समीर की आवाज में नफरत थी। भाभी, आप घर तोड़ने आई हैं या बसाने? माँ जी। सावित्री देवी और मीरा भी वहां आ गईं। सावित्री देवी ने जब चीनी में रेत देखी तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा। बस, बहुत हो गया। मैंने सोचा था कि मेहनत करोगी तो अक्ल आएगी, पर तुम दोनों तो जहर उगलने वाली नागिनें निकली। समीर, इनके पतियों, मेरे दोनों बेटों को फोन लगा। आज फैसला होगा, या तो ये दोनों इस घर में कायदे से रहेंगी या फिर अपने मायके जाकर अपनी रोटियां खुद बेलेंगी। पायल और रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मायके जाना मतलब समाज में बदनामी, और वहां भी कोई सिर पर नहीं बिठाता। वे दोनों सावित्री देवी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें जलन हो गई थी कि नई बहू को इतना प्यार क्यों मिल रहा है। हमसे बड़ी भूल हो गई। घर में सन्नाटा था, सब गुस्से में थे। तभी मीरा आगे आई। माँ जी, सजा देने से इंसान डरता है, सुधरता नहीं। दीदी को उनकी गलती का एहसास हो गया है। आज की ये ठंड और मेहनत उन्हें हमेशा याद रहेगी। पर अगर आज ये घर टूट गया तो हार इस परिवार की होगी। मुझे काम करने से परहेज नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा सम्मान और साथ चाहिए। ये देखकर सावित्री देवी का गुस्सा पिघल गया।
उन्होंने पायल और रीना की ओर देखा। सुना तुम दोनों ने? जिसे तुम नीचा दिखा रही थी वही आज तुम्हारा घर बचा रही है। उस रात छत का चूल्हा हमेशा के लिए हटा दिया गया। धैर्य और सच्चाई की अग्नि परीक्षा चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, जीत हमेशा निस्वार्थ प्रेम की ही होती है।